नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों की, महामुकाबले के लिए बीजेपी के महामंथन की। जानेंगे कि दक्षिण में कैसे लगा पीएम मोदी को झटका, दुबई में राहुल ने कैसे दिखाया दमखम, और आखिर में बात चुनाव आयोग के राजनीतिक पार्टियों को झटके की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। असम के नागरिकता विधेयक को लेकर बीजेपी पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई। कहा, विधेयक रद्द नहीं किया गया तो नारे लगाएंगे और जेल जाएंगे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा समितियों को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस। आयकर विभाग पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, बोले अफसरों के सामने पेश ना हो। राजनीति में एंट्री करेंगे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया। दिल्ली में 9 फरवरी को करेंगे राजनीतिक दल का ऐलान। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 97 अंक टूटकर 36,000 पर हुआ बंद। निफ्टी 57 अंक लुढ़ककर 10,795 पर पहुंचा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से शुरू होगी वनडे मैचों की सीरीज। टेस्ट पर कब्जा जमाने के बाद अब वनडे पर होगी विराट सेना की नजर। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार सूबे में दूसरा ही इतिहास दोहराया जा सकता है। जी हां, 25 साल पहले जैसे मुलायम और काशीराम ने मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ा था, ठीक वैसे ही माया और अखिलेश भी बीजेपी को शिकस्त देने को तैयार हैं। इस दोस्ती के लिए कल का दिन काफी अहम है, क्योंकि कल पहली बार अखिलेश और माया साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तर प्रदेश में अपनी नैया पार लगाने के लिए बीजेपी जहां एक तरफ राम नाम जप रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गाय पॉलिटिक्स भी कर रही है। पिछले दिनों ही सीएम योगी ने गाय प्रेम दिखाते हुए उनकी रक्षा के लिए गौ कल्याण सेस लगाने का ऐलान किया था। योगी के इस दाव को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी की गाय पॉलिटिक्स पर पानी फेरने के लिए अब अखिलेश यादव ने भी बड़ा दांव चल दिया है। डिम्पल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में आज ई चौपाल लगाकर अखिलेश ने ऐलान किया कि सूबे में हमारी सरकार बनने पर गाय लोगों पर ब्याज माफ किया जाएगा, साथ ही दूधियों को भी मदद दी जाएगी। हम गाय की रक्षा के लिए अहम कदम उठाएंगे। चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने के लिए अखिलेश न केवल गाय का सहारा ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने किसानों को भी साधने की कोशिश की है। अखिलेश ने कहा कि किसान देश की ताकत हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने हमेशा उसे धोखा देने का काम किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा देश के अन्नदाताओं के साथ रहेगी। इतना ही नहीं, सपा प्रमुख ने गठबंधन के वार से भी अब की बार मोदी सरकार को रोकने की कोशिश की। कल लखनऊ में होने वाली सपा और बसपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने कहा कि बसपा और सपा का साथ हमेशा बना रहेगा, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। वहीं कमजोर होते एनडीए पर अखिलेश ने कहा कि हम जनता को यह नहीं समझा पाए कि बीजेपी ने कितने गठबंधन किए हैं। आज कई पार्टियां उनका साथ छोड़ चुकी हैं। हम अपना गणित सही करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका नतीजा गोरखपुर उपचुनाव में भी दिखा। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। बीजेपी ने जो गिनती ठीक कराना सिखाया, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया और उनका धोखा बोलता है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए अखिलेश ने तो चौतरफा वार शुरू कर दिए हैं और अब देखना होगा कि बीजेपी इससे कैसे बचती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। 25 साल बाद बुआ भतीजे फिर से साथ आ गए हैं। अब ये साथ क्या मोदी सरकार को सत्ता से हिला पाता है या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन सरकार की मुश्किलें तो पड़ना तय हैं। विपक्ष के इसी वार से बचने के लिए बीजेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महामंथन शुरू कर दिया है, जिसमें पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के रामलीला मैदान की, जहां आम चुनाव से पहले पार्टी कदम दिखाने के लिए पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता इकट्ठा हुए। दरअसल आज से यहां बीजेपी के 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत हो गई है, ताकि पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। बीजेपी की रणनीति का केंद्र बने रामलीला मैदान में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। अपने संबोधन में शाह ने 2019 के चुनाव को एक युद्ध बताया। अमित शाह ने कहा कि 2019 का चुनाव वैचारिक युद्ध का चुनाव है। 2 विचारधाराएं आमने सामने खड़ी है। हमें यकीन है कि जीत हमारी ही होगी। महागठबंधन को एक ढकोसला बताते हुए शाह ने कहा कि कल तक जो लोग एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते थे, वे आज चुनाव के नाम पर एक साथ आ गए हैं। वहीं उन्होंने देश के सबसे बड़े सूबे का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में हमने यूपी में 73 सीटें जीती थी, लेकिन हमें विश्वास है कि इस बार हम 74 सीटें हासिल करेंगे। शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर राफेल तक हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। अमित शाह ने कहा कि राफेल डील मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम पर कोरे आरोप लगाए, लेकिन वो ये भूल गए वो खुद और उनकी मां सोनिया गांधी टैक्स के मामले में जमानत पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया
कि राफेल मामले में जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्षी दल तो सिर्फ आरोप लगाने में जुटे हैं। विपक्ष पर बरसने के साथ साथ ही शाह ने अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों और युवाओं के लिए काम किया। नोटबंदी का फैसला करके हमने फर्जी कंपनियों पर भी कार्रवाई की। सवर्ण को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम मोदी सरकार में ही हुआ है और हम आगे भी ऐसे ही कदम उठाते रहेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महागठबंधन पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि इस दोस्ती को चुनावी नतीजों से झटका लगेगा। अब शाह ने तो भविष्यवाणी कर दी, लेकिन ये हकीकत में बदलेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो पीएम मोदी के गठबंधन की कोशिशों को झटका लगा है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने बड़ा बयान देकर पीएम मोदी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम चुनाव से पहले अपने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटे हैं। वो लगातार नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। शुक्रवार को भी पीएम मोदी तमिलनाडु में पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़े थे और सूबे की सियासी पार्टियों को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का सहारा लेते हुए कहा था कि एनडीए में राजनीतिक पार्टियों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते हैं। उनकी पार्टी पुराने दोस्तों की कदर करती है। उन्होंने कहा था कि अटल जी सफल गठबंधन की राजनीति की नई संस्कृति लेकर आए और बीजेपी ने हमेशा अटल जी के दिखाए रास्तों का अनुसरण किया। उनके इस बयान पर डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने पलटवार करते हुए कहा है कि डीएमके अब कभी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि मोदी वाजपेयी नहीं है। उनके नेतृत्व में गठबंधन अच्छा नहीं है। यह विडंबना है कि वह खुद अपनी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कर रहे हैं। आपको बता दें कि वाजपेयी सरकार के दौरान पहले एआईएडीएमके और फिर डीएमके एनडीए की सहयोगी रही थी, इसलिए पीएम मोदी ने इन्हें साधने की कोशिश की थी, मगर अब स्टालिन ने ये बयान देकर उनकी उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। पीएम मोदी एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उनका तीर निशाने पर नहीं लगा। अब इस झटके का कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना होगा। वैसे निशाना तो इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी विदेश में लगा रहे हैं। सत्ता के संग्राम से पहले विदेश में भारतीय प्रवासियों को साधने के लिए वो आज संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। इसी के साथ ही उन्होंने कामगारों से मुलाकात कर सीधा पीएम मोदी पर हमला बोला। लोकसभा चुनाव में मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चुनाव से 3 महीने पहले ही राजनीतिक पार्टियों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। जीत हासिल करने के लिए जहां बीजेपी दिल्ली में दहाड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दुबई में अपना दमखम दिखा रहे हैं। आज वो 2 दिन के दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, जहां उनका अंदाज नया था, लेकिन तेवर वही थे। भारतीय कामगारों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं अपने मन की बात कहने नहीं आया हूं, बल्कि आपके मन की बात सुनने आया हूं। हम जहां भी आपकी मदद कर सकते हैं, वहां आपका साथ देंगे। आपने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। आपको कई तरह की कठिनाइयां भी सहनी पड़ती हैं। भले ही कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी का नाम न लिया हो, लेकिन मन की बात कहकर उन्होंने साफ कर दिया कि उनके मन में क्या है। इशारों में पीएम मोदी पर बरसने के साथ ही राहुल गांधी ने बड़ा कार्ड भी खेला। उन्होंने विदेशी जमीन से आंध्र प्रदेश की जनता को साधने के लिए ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। राहुल का ये ऐलान हाथ को ताकत देने के लिए कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि दुबई, अबू धाबी जैसे बड़े शहरों में भारतीय समुदाय के मजदूर काफी संख्या में रहते हैं। राहुल ने अपने विदेशी दौरे के पहले दिन ही एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। एक तरफ जनता को साधा तो दूसरी तरफ पीएम पर प्रहार किया। अभी तो कल भी राहुल गांधी कई लोगों से मुलाकात करेंगे, तो देखना होगा कि दूसरे दिन राहुल की निगाहें कहां होंगी और निशाना कहां होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। राहुल गांधी राजनीति में किस तरह से परिपक्व हो रहे हैं, आज इसकी तस्वीर दुबई से सामने आई, जहां उन्होंने एक तीर से 2 निशाने लगाकर बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा दिया। अब राहुल गांधी के इस ऐलान पर घमासान छिड़ना तय है, लेकिन अभी तो घमासान देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी में छिड़ा है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। सीबीआई में पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आलोक वर्मा ने फिर से निदेशक का पद संभाला और ताबड़तोड़ तबादले किए। उन्होंने अंतरिम निदेशक रहे नागेश्वर राव के हर फैसले को पलट दिया, लेकिन अगले ही दिन पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सिलेक्ट कमेटी ने भ्रष्टाचार मामले में सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर उनकी पद से छुट्टी ही कर दी और फिर से नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बना दिया। अब नागेश्वर राव ने पद संभालते ही आलोक वर्मा के जरिए किए गए तबादलों को रद्द कर दिया है, यानी 2 दिन में 2 बार कुर्सी पर अदला बदली हो गई।
एक दूसरे के फैसलों पर रोक लग गई। सीबीआई में संग्राम यही खत्म नहीं हुआ। सिलेक्ट कमेटी के फैसले से नाराज आलोक वर्मा ने न सिर्फ हमला बोला बल्कि 31 जनवरी को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देकर विवाद को और बढ़ा दिया। वर्मा ने कहा कि मैं डीजी फायर सर्विसेज एंड होमगार्ड का पद नहीं संभालूंगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। वर्मा ने कहा कि मैंने एजेंसी की ईमानदारी को बनाए रखने की कोशिश की है, जबकि उसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी। इसे केंद्र सरकार और सीवीसी के 23 अक्टूबर 2018 के आदेशों में देखा जा सकता है, जो बिना किसी अधिकार क्षेत्र के दिए गए थे और जिन्हें रद्द कर दिया गया। जहां एक तरफ वर्मा खुद पर लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मामले में ही घिरे स्पेशल निदेशक राकेश अस्थाना ने भी खुद को बेकसूर बताकर एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और सीबीआई को 10 हफ्ते में जांच पूरी करने का आदेश दिया। यानी इस भ्रष्टाचार के मामले ने जहां वर्मा की कुर्सी छीनी तो वहीं अस्थाना पर आफत गिराई। अब देखना होगा कि आखिरकार ये विवाद कब तक थमता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। सीबीआई में जारी इस विवाद से जांच एजेंसी की साख और धूमिल होती जा रही है। अब देखना होगा कि इसकी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस विवाद से मोदी सरकार की मुश्किल भी बढ़ रही है। वैसे सरकार की मुश्किल तो बीजेपी के नेता भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद महासंग्राम छिड़ गया है। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो गया, सूबे में नई सरकार आ गई। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सीएम पद की कमान भी संभाल ली, लेकिन बावजूद इसके अब भी सूबे में सरकार बनाने और गिराने के दावे किए जा रहे हैं। 15 साल बाद सत्ता से दूर हुई बीजेपी हार से इस कदर बौखलाई हुई है कि सूबे में कमलनाथ सरकार को गिराने का दावा कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कमलनाथ सरकार भाजपा की कृपा से चल रही है और जिस दिन भाजपा आला कमान को छींक भर आ गई, उसी दिन मध्य प्रदेश में भाजपा फिर से सत्ता में आ जाएगी। दरअसल उनका ये बयान कांग्रेस के उस आरोप के जवाब में आया है जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि बीजेपी सूबे में सत्ता में आने के लिए खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। पार्टी ने हमारे विधायकों को 100 करोड़ का ऑफर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि बीजेपी राजनीति का स्तर गिरा रही है। इसी बात पर पलटवार करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ सरकार कैसी सरकार है, यह सरकार हमारी कृपा से चल रही है। जिस दिन ऊपर से बॉस का इशारा हो जाएगा ना, उस दिन काम हो जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय तो बीजेपी का बचाव कर रहे थे, लेकिन इस बयान ने बीजेपी की ही परेशानी बढ़ा दी। विजयवर्गीय के बयान पर हमला बोलते हुए सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा कि विजयवर्गीय की बयानबाजी से साफ है कि चुनावी हार से तिलमिलाई बीजेपी कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। सूबे में चुनाव खत्म होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार तेज है। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, उससे साफ है कि ये सियासत अभी थमने वाली नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात चुनाव आयोग के राजनीतिक पार्टियों को झटके की। आम चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसके मद्देनजर राजनीतिक दलों ने तो अपनी कमर कस ली है। वहीं चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा है ताकि लोकतंत्र के महापर्व में कोई कमी न रह जाए। इन सब के बीच चुनाव आयोग की ओर से गठित एक कमेटी ने आदर्श आचार संहिता में संशोधन करने की सिफारिशें की है, जिसमें प्रचार को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी समय घोषणा पत्र जारी कर चुनावी लाभ लेते आए हैं। मैनिफेस्टो जारी करने को लेकर अभी तक कोई बंदिशें नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से गठित कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, उससे राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ सकती है। जी हाँ, कमेटी ने आदर्श आचार संहिता में संशोधन करने की सिफारिशें की हैं, जिसके तहत पार्टियों को पहले चरण की मतदान समाप्ति के 72 घंटे पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करना होगा। इसके साथ ही कमेटी ने कुछ और अनुशंसाएं भी की है। कमेटी ने इलेक्शन साइलेंस यानी चुनाव प्रचार पर रोक का दायरा सोशल मीडिया, इंटरनेट, केबल चैनल्स और प्रिंट मीडिया के ऑनलाइन संस्करणों तक बढ़ाने की बात कही है। साथ ही सोशल मीडिया एजेंसियों से कहा है कि वो राजनीतिक प्रचार की चीजों को अन्य सामग्री से अलग करके पार्टी और उम्मीदवार के इन माध्यमों पर खर्च किए गए पैसे का हिसाब दें। दरअसल चुनाव आयोग ने 14 सदस्यों वाली कमेटी का गठन पिछले साल मीडिया के प्रसार को देखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुच्छेद 126 की समीक्षा के लिए किया था, जिसकी अध्यक्षता उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा ने की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को सौंप दी है। अब इस पर कानून मंत्रालय क्या फैसला लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।